मांडला आर्ट करते हैं आप? जी सर। कहाँ उद्गम हुआ इस आर्ट का? प्रिया, ये बताएं गिग इकोनॉमी क्या होती है? 1 अक्टूबर 2024 को जी सर। मध्य प्रदेश सरकार ने इनके लिए एक न्यूनतम वेतन निर्धारित किया। वो न्यूनतम वेतन क्या है पर डे और मासिक के हिसाब से वो बता दीजिए। सर प्लीज नमस्ते सर। नमस्ते सर। प्लीज बैठे। थैंक यू सर। प्रिया जी, जी सर। कुछ बताइए बोर्ड को अपने बारे में। हाँ सर, मेरा नाम प्रिया है। मैं सतना जिले के बिरसिंहपुर की निवासी हूँ। मैंने मेरी स्कूली शिक्षा मेरे क्षेत्र के सरकारी विद्यालय से पूरी की है। इसके पश्चात मैंने इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज से बीएससी की डिग्री प्राप्त की है और इसके पश्चात इंदौर के जीएसीसी कॉलेज से मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस की डिग्री प्राप्त की है और एमए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में मैंने नेट की परीक्षा को उत्तीर्ण किया है और वर्तमान में मैं रीवा जिले में श्रम पदाधिकारी के रूप में पदस्थ हूँ। ये बातें तो डैफ में लिखी हुई हैं। जी सर। कुछ ऐसा बताइए जो इसमें नहीं लिखा है। सर, व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी बता सकती हूँ सर। आप के व्यक्तित्व में मुझे कोई 2 पर्सनालिटी ट्रेट्स बताइए, कोई व्यक्तिगत गुण बताइए जो प्रशासनिक अधिकारी के लिए सर्वोपयोगी है। सर, मेरा एक गुण है, पहला गुण कि मेरे अंदर नेतृत्व क्षमता है। इसके साथ सर समन्वय क्षमता भी सर, ये 2 मेरे सर मूलभूत गुण है सर। अच्छा, जी सर। समन्वय के मानक क्या हैं? कैसे आप करते हैं? सर, जैसे हम काम करते हैं जब भी, तो हमारी टीम में बहुत सारे लोग होते हैं। हर किसी की कैपेबिलिटीज़ और गुण अलग अलग होते हैं। उनमें कई बार सर विरोध भी होता है, तो उन सभी विरोधी तत्वों के बीच में सर एक कोऑर्डिनेशन बनाना ताकि हम एज अ टीम काम कर सके सर, ये सर मेरा गुण है। अच्छा, ठीक है। आप सतना से आते हैं? जी सर। कहाँ पड़ते हैं ये? सतना जिला मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में है सर। कौन सा भूभौतिकी क्षेत्र है? सर, रीवा पन्ना का पठार है जो मध्य प्रदेश का भौतिक डिवीजन किया गया सर, उसके अंदर। क्या ये बघेलखंड में नहीं आता है सतना? जी सर, बघेलखंड में। नहीं तो बघेलखंड के 2 तरीके से हम बोल सकते हैं। जी सर। बघेलखंड एक हम कह सकते हैं सांस्कृतिक रूप से बघेली कल्चर, जी सर, ठीक है, और एक हम बोल सकते हैं बघेलखंड का पठार। जी सर। तो ये क्या सांस्कृतिक रूप से बघेलखंड में है या भौतिक सर सांस्कृतिक रूप से बघेलखंड में? बाकी बघेलखंड पठार का भाग सर नहीं है। बघेलखंड पठार में सर सतना जिला शामिल नहीं है। यहाँ पर अच्छा डायमंड माइनिंग भी होती है क्या? जी सर, मूलतः सर डायमंड माइनिंग पन्ना जिले में होती है और पन्ना का कुछ क्षेत्र सर जो बॉर्डर एरिया है। क्या नाम है उस जगह का? सर कोटर सकरिया मझगवां की खदान है सर, जो सतना जिले में आती है। ये मझगांव की जो माइन है, एक्टिव माइन है जी सर, है ना, तो ये क्या सतना में पड़ती है या ये नहीं पन्ना सर, में? ये पन्ना जिले में है सर। तो इसका नाम सतना के साथ क्यों जोड़ा जाता है? सर मझगवां सतना में सर एक अलग है और पन्ना जिले में सर अलग मझगवां। जी सर। ठीक है। मांडला आर्ट करते हैं आप? जी सर। कहाँ उद्गम हुआ इस आर्ट का? आर्ट का उद्गम मुख्यतः भारत में ही माना जाता है और सर कुछ जगह ऐसा मिलता है कि तिब्बत क्षेत्र में उदय हुआ। भारत के विशेष क्षेत्र में कहाँ पर? सर हिमाचल और हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड वाला क्षेत्र। अच्छा, मध्य प्रदेश से इसका संबंध नहीं है, उद्गम से इसका संबंध मध्य प्रदेश में नहीं है? सर मुझे इसकी जानकारी नहीं सर। ठीक है। कैसे बनाई जाती है आर्ट? मंडला आर्ट सर मुख्यतः संकेंद्रित वृत्त होते हैं सर, इसमें सर्कल्स की प्रधानता होती है सर और सर इसमें कोई भी छोटी छोटी डिजाइन्स होती है सर जिसको सममिति में बनाया जाता है सर। जियोमेट्रिक पैटर्न ज्यादा होता है? जी सर। रंगों की प्रभाविता कैसी है? कौन सा रंग अधिक प्रभावी है? सर मुख्यतः जो मंडला आर्ट है सर ब्लैक कलर, वाइट बैकग्राउंड में वाइट ब्लैक कलर के पेन से बनाया जाता है। अन्य रंगों का प्रयोग नहीं सर वर्तमान में किया जा रहा है इसमें अन्य रंगों। ठीक है, धन्यवाद सर। प्रिया, वर्तमान में आप लेबर ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। जी सर। भारत में केंद्रीय स्तर पर और राज्यों के स्तर पर कई ऐसे कानून थे जो श्रम से संबंधित व्यवस्था पर लागू होते थे। जी सर। कुछ वर्ष पूर्व हमारी सरकार ने इन सारे कानूनों को एक तरह से संगठित किया और कुछ लेबर कोड्स बनाए। जी सर। बता सकती हैं कितने लेबर कोड बने हैं और उनकी विषय वस्तु क्या है? सर 4 लेबर कोड्स सरकार ने 2019 में प्रस्तावित किए थे, जिसमें पहला वेतन भुगतान संहिता, दूसरा सामाजिक सुरक्षा संहिता, तीसरा उपजीविका जन स्वास्थ्य सुरक्षा संहिता, ठीक है, और चौथा सामाजिक सुरक्षा संहिता। ठीक है। जो तीसरा लेबर कोड आपने बताया जो कि श्रमिकों के स्वास्थ्य और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी से संबंधित है, ऑक्यूपेशनल हजार्ड क्या होते हैं? ऑक्यूपेशनल हजार्ड में सर जैसे कोई ऐसा कार्य है जिससे श्रमिक को हानि हो सकती है सर, जैसे कोई मशीन है सर उसको चलाने में ऐसी कुछ स्थिति है, या कोई केमिकल इंडस्ट्री है जिससे सर श्रमिक के स्वास्थ्य को हानि हो सकती है सर। ये क्या प्रशासनिक अधिकारी के लिए भी कोई ऑक्यूपेशनल हजार्ड हो सकता है? आप एक प्रशासनिक अधिकारी वर्तमान में एक स्तर पर हैं। जी सर।
आगे दूसरे स्तर पर आप जाना चाहती हैं, क्या आपके लिए भी कोई ऑक्यूपेशनल हजार्ड हो सकता है? जी सर, हो सकता है। क्या सर जैसे कार्यालय में कोई दुर्घटना घट सकती है, और सर ये तो एक्सीडेंट है। जी सर। ये ऑक्यूपेशनल हजार्ड नहीं है, ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस नहीं है। जी सर। जैसे जो लोग माइनिंग इंडस्ट्री से संबंधित हैं, उनके लिए लंग से संबंधित बीमारियां, इन्फेक्शंस, ये ऑक्यूपेशनल हजार्ड का पार्ट है। जी सर। और ये संभवतः उन्हें होगा ही। जी सर। बट एक्सीडेंट्स की गारंटी नहीं है ना। जी सर। बताइए, उस तर्ज पर सोचिए और बताइए क्या ऑक्यूपेशनल हजार्ड हो सकता है। जी सर, जैसे लॉन्ग टाइम सिटिंग से सर बैकबोन इशू हो सकता है सर। ठीक है। इसके साथ सर धूप में जाने से, कई बार सर गर्मी की कंडीशन है सर, तो हमें फील्ड में जाना होता है, तो सर ऐसे क्या आपको लगता है प्रशासनिक अधिकारियों के लिए पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एक प्रकार का ऑक्यूपेशनल हजार्ड है जिसको वो चाह के भी अवॉइड नहीं कर सकते? सर जी, ऐसा मान सकते हैं सर। ठीक है, मान लीजिए आप खुद को ऐसी परिस्थिति में पाती हैं, तो आप क्या करेंगी? सर जब भी ऐसा कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर होगा, सर मुझे लगता है कि वो डिमांड जायज़ है या ऐसा कुछ भी है जो किया जाना चाहिए, ये सर मेरे कर्तव्यों के दायरे में आता है सर। तो सर मैं उसको उन डिमांड्स को पूरा किया जा सकता है सर, लेकिन ऐसी कोई भी डिमांड जो अनैतिक है या सर मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर है सर, ऐसे डिमांड्स को सर मैं फॉलो नहीं कर पाऊंगा सर। चाइल्ड लेबर क्या होता है? बाल श्रम। सर चाइल्ड लेबर में 14 वर्ष से कम के आयु के किसी भी बच्चे से कार्य करवाना सर, ये चाइल्ड लेबर है जो कि अवैध है। और सर 14 से 18 वर्ष के जो बच्चे होते हैं सर, उन्हें कुमार श्रमिक कहा जाता है। ऐसे बच्चों से भी सर कुछ परिस्थितियों में काम कराया जाना सर अवैधानिक घोषित किया। ठीक है। आजकल हम सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड देख रहे हैं जहाँ पे पेरेंट्स, जो माँ बाप हैं, अभिभावक हैं, वो अपने बच्चों से वीडियोस बनवाते हैं, उन्हें अलग अलग एक्टिविटीज़ में एंगेज करते हैं और उनका सोशल मीडिया एंगेजमेंट करते हैं, जिससे संभवतः एक धनराशि अर्जित की जाती है। कई बारी ऐसा भी पाया गया है कि बच्चे इन ऐसी चीज़ों में कंफर्टेबल नहीं होते हैं। जी सर। क्या ये बाल श्रम की कैटेगरी में आएगा? सर जो बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 है सर, उसमें कलाकार के रूप में बच्चों को कार्य करने पर कुछ स्थितियों में सर उनको छूट दी गई है, लेकिन सर उसमें भी कुछ मानक निर्धारित किए गए हैं कि बच्चों का स्वास्थ्य शिक्षा प्रभावित नहीं होना चाहिए और उनसे सर वेतन इसके रूप में एज अ लेबर के रूप में काम नहीं करवाया जा सकता, जिससे उनको कुछ भुगतान मिल रहा हो। अगर उनकी स्किल्स डेवलपमेंट के लिए अगर उनको कलाकार के रूप में कार्य कराया जा तो सकता कर सकते हैं। ठीक है। ग्रेचुइटी क्या होती है? ग्रेचुइटी सर एक ग्रेटिट्यूड होता है। कोई कर्मचारी जो अगर 5 साल से अधिक किसी संगठन में कार्य करता है तो उसका ग्रेटिट्यूड व्यक्त करने के लिए वो संगठन उसके रिटायरमेंट के टाइम पे एक निश्चित भुगतान देता है सर, जिससे ग्रेचुइटी देते हैं। बहुत बढ़िया। प्रिया, ये बताएं गिग इकोनॉमी क्या होती है? सर ये गिग इकोनॉमी जो है, इसका उदय सर ये इंटरनेट क्रांति के बाद हुआ है सर। जैसे कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे स्विगी, फ्लिपकार्ट, इसमें कार्य करने वाले जो वर्कर्स होते हैं गिग वर्कर्स कहते हैं। इनका नियोक्ता और कर्मचारी का कोई डायरेक्ट संबंध नहीं होता है। इंटरनेट के माध्यम से सर ये ज्वाइन करते हैं और सर एक काइंड ऑफ पार्ट टाइम जॉब। ठीक है। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, आपने जब लेबर कोड्स के बारे में बताया तो आपने सोशल सिक्योरिटी से संबंधित एक लेबर कोड का जिक्र किया था। जी सर। जब हम सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं तो गिग इकोनॉमी में इसको ठीक तरीके से लागू कर पाना वर्तमान समय में एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। जी सर। क्या क्या चैलेंजेस हैं और उनसे कैसे बाहर आया जा सकता है? जी सर। बिंदुवार तरीके से 2-3 चैलेंजेस आइडेंटिफाई करिए। सर गिग जो वर्कर्स होते हैं इनको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना एक समस्या है, और इसके साथ साथ इन पे सोशल जो सामाजिक सुरक्षा की सर सुविधाएं हैं इनको कुछ भी नहीं मिल पा रही हैं अभी सर। इसको सुनिश्चित करना सर दूसरा चैलेंज है। और सर इससे निपटने के लिए सरकार जो पहला प्रयास कर रही है, ई श्रम पोर्टल के माध्यम से इनका रजिस्ट्रेशन कर रही है गिग वर्कर्स का, ताकि सरकार इनको आइडेंटिफाई कर पाए। और दूसरा सर दूसरे स्तर पर यह प्रयास किया जा सकता है कि सामाजिक सुरक्षा के जो प्रावधान है जैसे ग्रेचुइटी, पीएफ सर, इनको भी सुनिश्चित कराया जाए सर, जो इस कोड में सर प्रावधान किया गया है। ठीक है। बस जाते जाते एक प्रश्न का और उत्तर दे दीजिए, ऑरेंज इकोनॉमी क्या होती है? सर सॉरी, मुझे इसकी जानकारी। ठीक है, शुक्रिया सर। प्रिया जी, सर। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 जी 1958 में लागू हुए, जी सर, जिसके तहत न्यूनतम मजदूरी के तहत समाज में श्रमिकों का वर्गीकरण किया हुआ। जी सर। तो वो वर्गीकरण क्या है? अनस्किल्ड सर 4 स्तर पर वर्गीकृत किया गया है। अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड और हाईली स्किल्ड। हाईली स्किल्ड, बहुत बढ़िया। 1 अक्टूबर 2024 को जी सर मध्य प्रदेश सरकार ने इनके लिए एक न्यूनतम वेतन निर्धारित किया। वो न्यूनतम वेतन क्या है पर डे और मासिक के हिसाब से, वो बता दीजिए। सर अनस्किल्ड के लिए 12,125 रुपये सर है, और सर जिसका मतलब मंथली है ये, और पर डे बेसिस में सर 493 रुपीज़ है सर।
और सर अलग अलग कैटेगरीज के लिए जैसे 13,000 सेमी स्किल्ड के लिए है और स्किल्ड के लिए 14,000 है और हाईली स्किल्ड के लिए 16,000 पर मंथ है सर। सर अच्छा। इसको हम डिवाइड बाई 26 करेंगे सर तो पर डे बेसिस में निकल आएगा सर। 3 जून 2023 को या 3 जून 2023 को पंचमढ़ी में कैबिनेट की एक बैठक हुई थी जिसमें श्रम कानून के अंदर 3 संशोधन किए गए जिसके बड़े स्तर पर बड़ा विरोध भी किया गया। जी सर। 3 चेंजेस कौन कौन से हैं? सर पहला चेंजेस ये किया गया कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में किया गया है जिसमें कहा गया कि पहले अगर 20 आप लेबर को नियोजित करते हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का लाइसेंस लेना होता था। ठीक है सर इसको चेंज करके इसकी लिमिट 50 कर दी गई है कि आप 50 वर्कर तक बिना लाइसेंस के सर उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? सर जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं सर उस पे पड़ेगा सर। ठीक है। दूसरा? सर दूसरा महिलाओं के लिए सर नाइट शिफ्ट अलाउ किया गया है सर। अच्छा जी सर। और सर तीसरा? ये चेंजेस याद कर पा रहे हो सर। तीसरा? सर तीसरा अभी याद नहीं कर। ओके। मध्य प्रदेश में अगर मैं बात करूं डेट की या कर्ज की तो प्रति व्यक्ति कर्ज कितना निकल कर आता है? सॉरी सर मुझे इसकी जानकारी नहीं। मध्य प्रदेश की टोटल जीएसडीपी का या राज्य सकल घरेलू उत्पाद की कीमत कितनी है? सर लगभग 13 लाख। 13 लाख जी सर के समथिंग है। चलिए ठीक है, एग्जैक्ट नहीं पता आपको। सर अभी कल पेपर में जो आंकड़े आए थे उसके हिसाब से 13 लाख करोड़ रुपए सर। ठीक है। पर कैपिटा इनकम कितनी है प्रति व्यक्ति आय मध्य प्रदेश में? सर लगभग 60,000 रुपए पर ईयर है सर। 60,000 रुपए? सर अभी एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा। चालू वर्ष और आधार वर्ष में अंतर क्या है? सर पर कैपिटा इनकम में चाहे वो जीएसडीपी के जी पक्ष सर। में हो या प्रति व्यक्ति आय के पक्ष में हो, किसी भी पक्ष में हो, चालू वर्ष में और आधार वर्ष में अंतर क्या है? जी सर जो अभी करंट ईयर होता है सर जो वर्तमान ईयर जैसे 2024-25 इसे सर चालू वर्ष कह सकते हैं। फिर सर कुछ मानक निर्धारित किए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा अर्थव्यवस्था के लिए किसी वर्ष को एक आधार वर्ष बना दिया जाता है जैसे 2011-12 को उसके सापेक्ष में विभिन्न आर्थिक संकेतकों की सर तुलना करके सर प्रगति आती है। बहुत बढ़िया। सबसे पहला कौन सा था? सर शायद 2004-5 था सर। इसके पहले था सर। इससे पहले 2004-5 जी सर। था। सबसे पहला कौन सा था? सर याद नहीं मुझे क्षमा चाहते सर। आपने एनएसओ का नाम सुना है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय? जी सर। तो अभी जो ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है इसकी स्थापना कब से हुई है? सर 1951 में सर हुई है। वो तो सीएसओ था, वो तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय था। जी सर। सर 2 इंस्टीट्यूट को मर्ज करके सर मर्ज कर दिया गया। हाँ, सर, दूसरे का नाम क्या है? सर दूसरा याद नहीं करता। एनएसएसओ? जी जी सर। तो मर्ज कब हुआ ये सन पता है आपको? सर 2019 में। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। लास्ट क्वेश्चन है, एक बार हमें आप आईपीआर की परिभाषा बता दीजिए। आईपीआर होता क्या है? और सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार होता क्या है? किसी व्यक्ति का वह अधिकार जैसे जिसमें पेटेंट कॉपीराइट सर ऐसे 7 अधिकार को शामिल ये तो टाइप हो गए। जी सर। परिभाषा क्या होगी? सर किसी व्यक्ति के बुद्धि या क्षमताओं का प्रयोग करके अगर उसने किसी उत्पाद का निर्माण किया है जिससे सर उसे आर्थिक लाभ अर्जित हो सकता है सर, उस पर एक विशेष अधिकार होता है सर उसका, ताकि उसके आर्थिक अधिकार को सुनिश्चित किया जा सके सर, जिसे आईपीआर कहते हैं सर। जिसे आईपीआर कहते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। अभी वर्तमान में कितने जीआई टैग है मध्य प्रदेश में? सर 24 जीआई टैग है मतलब। 24 जीआई टैग है। जी सर। बहुत बढ़िया सर। प्रिया, आप श्रम पदाधिकारी हैं। जी सर। आईएलओ के संबंध में जानते? जी सर। क्या है आईएलओ? सर आईएलओ का पूरा नाम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये यूएनओ की एक एजेंसी है सर। इसकी स्थापना 1919 में की गई थी। इसका उद्देश्य विश्व स्तर पर श्रम मानकों का निर्धारण करना और सर श्रमिकों के हितों की संरक्षा करना सर। अच्छा, किस संधि के तहत इसकी स्थापना हुई थी? सर वर्साई की संधि के तहत सर। वर्साई की संधि में और भी कुछ हुआ था इसके? जी सर। सर इस संधि से प्रथम विश्व युद्ध की रोकथाम हुई थी सर। अभी वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है आईएलओ के? सर क्षमा चाहती हूँ अभी नाम याद नहीं कर पा रही। कैपेसिटी बिल्डिंग जी क्या होता है? सर जिसे सर क्षमता निर्माण भी कहते हैं। इससे तात्पर्य है कि शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य स्थितियों को बेहतर करके सर हम किसी व्यक्ति में क्षमता निर्माण कर सकते हैं। भारत में क्षमता निर्माण में क्या बाधाएं हैं? सर पहला सर एजुकेशन, कि सर सभी व्यक्तियों तक अभी भी सर 100% हमारा एनरोलमेंट रेशियो नहीं है सर एजुकेशन में। इसके साथ सर जो हमारी एजुकेशन है सर वो सिद्धांत आधारित अधिक है, प्रैक्टिकल अप्रोच कम है सर थोड़ा। इसके साथ ही सर स्वास्थ्य सुरक्षा तक भी सर
अभी तक 100% पहुंच सुनिश्चित नहीं हो पाई है सर। कई मानकों में सर अभी भी हम थोड़ा सा पीछे हैं सर। सर ये मुझे मुख्य चैलेंजेस नजर आते हैं सर। हिडन ब्रेन ड्रेन शब्द सुना है आपने? सॉरी सर, मैं समझ नहीं पाई। ठीक है। अपस्किलिंग और रीस्किलिंग, जी अगर मान लीजिए मुझे किसी विभाग में अपस्किलिंग रीस्किलिंग करना है जी सर। तो किस तरीके के मानक निर्धारित करूं पहले मैं? और सर अपस्किलिंग और रीस्किलिंग का मतलब सर जितना मैं समझ पा रही हूँ मतलब क्षमताओं का संवर्धन, और रीस्किलिंग मतलब उसको कुछ नई क्षमताएं नई क्षमताओं जी सर, नई क्षमताओं का विकास कर दे। जी सर। तो भारत सरकार की कुछ ऐसी योजनाएं बताइए जो अपस्किलिंग और रीस्किलिंग से संबंधित है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दीनदयाल कौशल्या योजना, सर मैं ये 2 स्कीम्स। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आपको लगता है कि सफल हो पाई है इतना? जी सर, मुझे लगता है कि इससे सर कई लोगों को सर प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं सर, इससे कुछ चेंजेस आए हैं। मुख्य उद्देश्य बताइए, इसके क्या मुख्य उद्देश्य रहे? इसका मुख्य उद्देश्य सर श्रमिकों में या भारत के नागरिकों में क्षमता का विकास करना है ताकि वे रोजगार अर्जित कर सकें सर। कुछ और मुख्य उद्देश्य? ये तो सामान्य बात हो गई, कुछ उद्देश्य और ऐसे स्पेसिफिक? क्षमता विकास तो नाम से ही पता चल रहा है, कौशल विकास, क्षमता विकास। मैप 16 प्रोजेक्ट सुना है आपने? मैप 16 सर मैं अनुमान लगाऊं मैन एंड बायोस्फीयर, वो MAB प्रोग्राम है, वो यूनेस्को का है। मैप 16 प्रोजेक्ट ILO का इंडिया में चलता है। सॉरी सर, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें कन्वर्जेंस में काम करता है मैप 16 प्रोजेक्ट। ठीक है। राजनीति विज्ञान से आप PG हैं? जी सर। तो बताइए संरक्षणवाद की अवधारणा राजनीति विज्ञान में क्या है? सॉरी सर, मैं भी याद नहीं कर। कंजर्वेटिज्म? सर मैं क्षमा चाहती हूँ, अभी याद नहीं कर पा रही हूँ सर। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। यू मे गो। सर मैं थैंक यू सर। प्लीज बैठिए। प्रिया, संतुष्ट हैं आप इंटरव्यू से? सर बहुत अधिक तो नहीं। ऐसा क्यों? सर बहुत सारे क्वेश्चंस बने नहीं, और इंटरव्यू क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए सिर्फ नहीं होता है। जी सर। स्टार्ट करते हैं। तो एंट्री आपकी बहुत अच्छी रही है, बैठने का पोस्चर भी आपका सही रहा है, और हैंड मूवमेंट एंड आई कांटेक्ट भी रहा है। जी सर। आई कांटेक्ट में ये एक चीज़ आप करिएगा, जैसे शायद आपको बताया गया हो पहले कहीं पर, तो आप जैसे कोई आंसर कर रहे हैं, है ना, तो पूरे बोर्ड को ज़रूरी नहीं आप संबोधित करने की कोशिश करें। जिसका प्रश्न हो उसको उत्तर देने में ज़्यादा संबोधित करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि कोई बोर्ड मेंबर अगर कहीं आपका डेफ देख रहे हैं या कुछ बिजी हैं, आपके बारे में कोई कमेंट लिख रहे हैं, आप उनकी तरफ देखेंगे और वो आपसे आई कांटेक्ट नहीं हो पाता है, तो वहाँ शायद आपके उत्तर पर उसका प्रभाव पड़ सकता है। जी सर। तो ये कोशिश करिएगा कि आई कांटेक्ट जो है ना, जो बोर्ड मेंबर सर जो क्वेश्चन पूछ रहा है उनको ही देखना उनकी है तरफ रहना सर, बाकी अदर मेंबर्स को नहीं देखना। मुख्यतः यही होता है, अदर मेंबर को जो है ना इतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है। नॉलेज के स्तर पर आपको लगभग सभी क्षेत्रों में, विशेषकर जिस क्षेत्र में आप जॉब कर रहे हैं, आपको पर्याप्त ज्ञान रहा है। ठीक है। भाषा शैली भी आपकी सधी हुई उचित रही है, शब्दावली का भी आपने बेहतर प्रयोग किया है, धैर्यपूर्वक प्रश्न को सुना है, समझा है और उत्तर दिए हैं। ठीक है। जहाँ पर आपको नहीं आता रहा है आपने स्पष्ट रूप से सॉरी बोल दिया है, तो वो आपकी स्पष्टवादिता को प्रदर्शित करता है। हाइड नहीं करते हैं आप, छुपाते नहीं हैं, और अनावश्यक जो है वो इम्प्रेशन मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं आप। तो ये विशेष रूप से पता चल रहा है। क्षेत्रीय स्तर पर भी आपका ज्ञान जो है वो ठीक पाया गया है। हालांकि इस पर बहुत ज़्यादा सवाल नहीं हुए, पर ठीक है, इतनी जानकारी पर्याप्त है। जी सर। कुछ जो सुधार आपके संबंध में वो ये हैं कि कुछ स्पेसिफिक कानून जो श्रम से संबंधित हैं, जैसे ठेका श्रम, स्थायी रोजगार, ठीक है, और कारखाना अधिनियम, इसके संबंध में औद्योगिक जो विवाद अधिनियम 1947, ठीक है, हाँ, हड़ताल पर नियंत्रण को लेकर के क्या प्रावधान करता है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। GI टैग में कुछ रिपीटेड है, आपने 24 बताया है, ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें जो है आप देख लीजिएगा। बाकी सभी चीज़ें जो हैं आपकी पर्सनालिटी में बेहतर पाई गई, और हम आशा करते हैं कि आपको उचित मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, और आप जल्दी सफल होंगे अच्छे रैंक के साथ। थैंक यू। ठीक है। और कुछ पूछना चाहते हैं? था मेरा कि सर स्पीड ज़्यादा है क्या सर बोलने? नहीं, स्पीड आपकी ऐसी ज़्यादा नहीं रही सर। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 1 सेकंड पॉज लेके बोलना चाहिए। मतलब स्पीड आपकी ज़्यादा नहीं रही है, स्पीड पर्याप्त है।
अच्छा, एक चीज़ ये मायने रख सकती है कि हम लोग एज वी आर क्वाइट यंग, है जी ना, सर। तो हमारे सुनने की क्षमता बेहतर है, जी सर। सेंसेस हमारे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। जी सर। हो सकता है बोर्ड में थोड़ा एल्डरली पीपल हों, जी सर। ठीक है, तो उसको थोड़ा ध्यान में रख करके थोड़ा सिचुएशन वाइज आप कर लीजिएगा, जी सर। ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं पर बहुत तेज बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आप स्पीड बढ़ाते हैं तो विचारों का प्रवाह थोड़ा सा हैम्पर हो जाता है उसमें। अगर आपको अंदर से ऐसा महसूस हो रहा है, ठीक है, और वहाँ पे बोर्ड मेंबर भी अगर असहज कोई महसूस कर रहे हैं या सुन नहीं पा रहे हैं, सर घुमा रहे हैं, कान घुमा रहे हैं, तो थोड़ा सा आप देखिएगा कि अगर जी वो सर। एल्डरली पीपल हैं तो थोड़ा सा आप धीमे बोलिएगा, ये आपका कॉल रहेगा, ठीक सर है। एक जी। मुझे और चीज़ जाननी है कि जैसे सर क्वेश्चन हुआ उसके बाद मैं तुरंत आंसर करती हूँ सर, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है क्या सर? नहीं, ऐसा कुछ कि नेगेटिव मतलब एक सेकंड पॉज लेके सोच के फिर बोलना अगर देखिए, ऐसा कोई नियमावली नहीं है चाहिए? जी सर। कि आप रुकें और पॉज लें और सोच के जवाब दें, इससे प्रदर्शित हो कि नहीं आप सोच समझ के जवाब देते हैं, समय लेते हैं, ऐसा आवश्यक नहीं है। अगर स्पॉन्टेनियस आपका रिप्लाई आ रहा है तो जो है आप वो, हाँ बस ये रखिएगा कि जो उत्तर रहे आपका जो है वो तार्किक हो, तथ्यों पर आधारित हो, जी है सर। ना, किसी इमोशनल बायस से प्रभावित ना हो, जी सर। है ना, भावनाओं पर आधारित हो या फिर किसी सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशन पर आधारित हो, उस पर ना हो, जी सर। ठीक है, तथ्यों कानूनों के तहत जो है रहे। एक क्षेत्र जहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा सजेस्ट करना चाहूँगा, जी सर। ठीक है, कि राजनीति विज्ञान में आप थोड़ा ज़रूर, जी सर। अब हम पॉलिटिकल साइंस को एनवायरमेंटल कंजर्वेशन से भी जोड़ के देख रहे हैं, जी सर। ठीक है, तो ब्लैक कंजर्वेशन वगैरह ये कुछ नई टर्मिनोलॉजीज जो है वो इस क्षेत्र में उभर के आ रही हैं, जी सर। ठीक है, तो इसको थोड़ा देखिएगा क्योंकि राजनीति विज्ञान एक बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट है। अक्सर आपको बोर्ड में भी इससे पढ़े हुए लोग मिल जाएंगे, तो फिर वो आपको इस पर ग्रिल करेंगे, वो फिर आपको इस पर अच्छे सवाल पूछ सकते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा कि इसको थोड़ा सा आप ज़रूर रिवाइज करके, जी सर। ठीक है। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।